हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं CGBSE कक्षा 9वीं, विषय है विज्ञान। और आज जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है अध्याय 18, जो कि आपके 9वीं कक्षा का ये अंतिम अध्याय है। विज्ञान का अध्याय 18 जो है कचरा और उसका प्रबंधन, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोगों का क्लास जो होता है डेली सुबह 8 बजे होता है। तो आज फिर से सुबह 8 बज चुके हैं और मैं आप सभी के सामने आ चुका हूँ अध्याय 18 कचरा और उसका प्रबंधन, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट को लेकर के, है ना। तो जैसा कि इसका टॉपिक है कचरा और उसका प्रबंधन, आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। जो वेस्टेज होता है, जो कचरा होता है हमारे आसपास, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसका प्रबंधन मतलब कि उसका प्रबंध कैसे किया जाए, उसको कहाँ पर डंप किया जाए, कहाँ फेंका जाए, उसका कैसे उपयोग किया जाए, कैसे रिसाइकल किया जाए, है ना। तो ये सब चीज़ों का विस्तार से हम पढ़ाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि है कचरे से अभिप्राय, नोटेशन ऑफ वेस्ट। मतलब कि कचरा क्या होता है, उसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखिए, दिन भर में हम जितने भी काम करते हैं लगभग उन सभी से किसी न किसी प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है। बहुत सारे कार्य करते हैं और कार्य के लिए वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वस्तु जब उपयोग हो जाता है तो उसके बाद वो वेस्ट बन जाता है, कचरा बन जाता है। तो वही वो यहाँ पर बोल रहा है कि दिन भर में हम जितने भी काम करते हैं लगभग उन सभी से किसी न किसी प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है। जो चीज़ें हमारे लिए अनुपयोगी है, इसमें से कुछ चीज़ें किसी और के लिए उपयोगी हो सकती हैं ना। हम कुछ चीज़ों को क्या करते हैं कि अपने लिए अनुपयोगी मानते हैं कि इसका उपयोग हम अब नहीं कर पाएंगे करके, लेकिन क्या होता है कि वो किसी और के लिए उपयोगी हो सकता है, भले ही हमारे लिए अनुपयोगी हो, है ना। जैसे पुराने समाचार पत्र जो हमारे लिए कचरा है, किंतु यह एक कागज़ मिल के लिए कच्ची सामग्री है। तो उदाहरण इसमें क्या दिया गया है, जैसे पुराना समाचार पत्र हो गया, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद अब उसका क्या काम, तो वो हमारे लिए कचरा हो गया। लेकिन देखा जाए तो कागज़ मिल उसी पढ़े हुए अब अखबारों का उपयोग करके क्या करता है, कागज़ बनाता है ना। ठीक है, तो ये इस प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही प्लास्टिक का टूटा फूटा सामान व गत्ते हमारे लिए कचरा है, क्योंकि हम उसका क्या ही कर पाएंगे, है ना, वो हमारे लिए अनुपयोगी है। परंतु कबाड़ी के लिए वो क्या है, आय का स्रोत है ना। अतः कचरे का सीधा संबंध वस्तु के उपयोगी या अनुपयोगी होने से जुड़ा है। देखिए, अगर कोई वस्तु जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है वो हमारे लिए कचरा है, और अगर उसका हम उपयोग कर सकते हैं तो वो कचरा नहीं है। ठीक है, तो कचरे का सीधा संबंध किससे है, वस्तु के उपयोगी या अनुपयोगी होने से है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं दूसरा टॉपिक इसका, कितना कचरा कैसा कचरा, है ना। तो कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद सड़ गल जाते हैं, तो हम देखते रहते हैं। सड़ने गलने की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव इस कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। अपघटन कौन सी प्रक्रिया है, जो कचरे होते हैं और उसमें क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, उसको क्या करते हैं सूक्ष्म जीव सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। इस प्रकार के कचरे को, जो अपघटन से जो कचरा होता है या जिस कचरे को अपघटित किया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, इस प्रकार के कचरे को जैविक रूप से नष्ट होने वाला मतलब जैव निम्नीकृत कचरा कहते हैं। ठीक है, देखिए, घरेलू कचरे में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के बाद भी वैसे ही बने रहते हैं, वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्लास्टिक का सामान, पॉलीथीन, धातु, कांच, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ आदि। अतः वो कचरा जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो सकता उन्हें जैव अनिम्नीकृत कचरा कहते हैं। ऐसा कचरा जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकृत कचरा कहते हैं, और जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है उसको जैव निम्नीकृत कचरा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अपघटित नहीं हो पाता जिसको हम क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकृत कचरा, सामान्य तौर पर हम इस कचरे को या तो किसी एक जगह पर फेंक देते हैं, जो कि गलत बात है, उसी कारण क्या हो जाता है, प्रदूषण फैलता है ना, या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
कचरा प्रबंधन कंपोस्ट खाद के द्वारा, वेस्ट मैनेजमेंट बाय कंपोस्टिंग, मतलब कचरा को हम कैसे प्रबंधित करके व्यवस्थित कर सकते हैं कंपोस्ट खाद के द्वारा। तो देखते हैं इस टॉपिक को। हमारे घरों से निकलने वाले कचरों में जैविक रूप से नष्ट होने वाला कचरा लगभग 50% तक या इससे अधिक होता है ना। हम जो घरों में कचरा यूज करते हैं वो अधिकतर किसका होता है, सब्जी भाजी इन्हीं सब का होता है। अधिकतर जो खाद्य सामग्री का होता है, मतलब वो क्या होता है, जैविक रूप से उसको नष्ट किया जा सकता है। तो जैविक रूप से नष्ट होने वाले कचरे ही हमारे घरों में क्या होते हैं, 50% या उससे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हमारे घर पर या आसपास कहीं भी खाली जगह हो तो हम वहाँ पर इस कचरे को खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो हमारे यहाँ अधिकतर कचरा क्या होता है, जैविक रूप से नष्ट होने वाला कचरा होता है। तो जैविक रूप से नष्ट होने वाला कचरा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर हमारे आसपास खाली जगह है तो उसको खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे भी हमारे गांव में यह सिस्टम होता है कि जो पत्ते वत्ते होते हैं पेड़ पौधे के, और हमारे घर के खान पान खाद्य सामग्री को जो चीज़ें बची होती है उसको क्या करते हैं, गांव में लोग एक गड्ढा, खाली जगह पर क्या करते हैं, गड्ढा करके उसमें डाल देते हैं। फिर कुछ समय बाद उसको निकालते हैं तो वो खाद में परिवर्तित हो जाया रहता है, अपघटित हो जाया रहता है ना सूक्ष्म जीवों द्वारा। फिर उसका उपयोग क्या करते हैं, खेतों में पौधों में डालते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम खाद बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करना भी चाहिए हमको। तो आगे देखते हैं इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी विधि देखते हैं। खाद बनाने के लिए एक गड्ढे में रसोई घरों से निकलने वाले कचरे, मतलब कैसे टाइप के कचरे, सड़े गले फलों और सब्जियों व खाद्य सामग्रियों व पत्तियों आदि को हम लोग क्या कर देते हैं, गड्ढे में भर देते हैं। इसे ऊपर से मिट्टी से ढककर लगभग 1 माह तक छोड़ देते हैं गड्ढे को। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, ये गड्ढे में डाले गए कचरे पर जीवाणुओं की क्रिया के कारण कचरा खाद में बदल जाता है। इसे जैविक खाद या फिर इसी को क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में कंपोस्ट कहते हैं। इस तरह बनाई गई खाद में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यह मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो ये जो कंपोस्ट खाद है प्रायः हमारे भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है ना। कृषक परिवार उसको बनाते हैं, गड्ढा खोद करके क्या करते हैं, जितने भी सड़ने गलने वाले पदार्थ, सब्जी, खाद्य सामग्री, पत्तियां आदि होती है उसको गड्ढे में डाल देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। फिर 1-2 महीने बाद उसको निकाल लेते हैं, जो खाद के रूप में प्राप्त होता है। फिर उसको क्या करते हैं, पौधों में उपयोग करते हैं। तो पौधे में क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जल के अवशोषण करने की, जिससे क्या होता है, पौधों में तेज़ी से वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। देखते हैं आगे। तो केंचुओं की सहायता से भी पत्तियों, सड़े गले फलों, सब्जियों और खाद्य को कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि केंचुआ क्या करता है, बहुत तेज़ी से जो जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ उन्हें सरल में बना देते हैं, मतलब अपघटित बहुत तेज़ी से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम जानते हैं केंचुओं द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि। तो इस विधि को करने के लिए छायादार स्थान को चुनकर इसमें निम्नलिखित 3 स्तर बनाए जाते हैं ना। पहला स्तर देखो, मिट्टी करीब 15 सेंटीमीटर मोटी परत, और दूसरा स्तर क्या होना चाहिए, मिट्टी के ऊपर घास की करीब 10 सेंटीमीटर की परत, और तीसरा स्तर क्या है, दूसरे स्तर के ऊपर गोबर की करीब 15 सेंटीमीटर मोटी परत। इन स्तरों के ऊपर जल का छिड़काव किया जाता है और इसमें उत्पन्न नस्ल के केंचुओं को छोड़ दिया जाता है ना कचरों के साथ। केंचुए धीरे धीरे भीतर की ओर चले जाते हैं। इस ढेर को ऊपर से जूट की मोटी बोरी से ढक देते हैं। इस ढेर पर प्रतिदिन जल का छिड़काव करते हैं। लगभग 15 दिनों के बाद इस मिश्रण को फैला देते हैं। इसी समय इस मिश्रण में जैव निम्नीकृत हो सकने वाले कचरे को मिला देते हैं तथा इसे पुनः जूट की बोरी से ढक दिया जाता है। इस पर 20-30 दिनों तक समय समय पर जल छिड़काव किया जाता है। 20-30 दिनों के बाद केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? ऐसा खाद जो क्या होता है, केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है। केंचुओं के द्वारा कंपोस्ट करके बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक है कचरा प्रबंधन के प्रयास, इफोर्ट्स मेड टुवर्ड्स
वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कचरा के प्रबंधन करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, तो इसमें पहला टॉपिक है एक शहर में कचरे का प्रबंधन। सूरत गुजरात राज्य का एक साफ़ सुथरा शहर है ना, ये कपड़ों के लिए भी विख्यात है, जो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है ना। सन 1994 में इस शहर में प्लेग फैला। प्लेग रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु बैक्टीरिया संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं और चूहे इन संक्रमित जीवाणुओं के वाहक होते हैं। मतलब चूहे क्या करते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के कार्य करते हैं। सूरत शहर की गंदगी में पैदा हुए इन चूहों ने संक्रमित होकर लोगों के खाने पीने की सामग्रियों को संक्रमित कर दिया। देखते ही देखते पूरा शहर प्लेग नामक बीमारी की चपेट में आ गया। लोगों ने इस महामारी के फैलने का सारा दोष नगर पालिका प्रशासन के ऊपर मढ़ दिया और कहा गया कि शहर में गंदगी के कारण ही इस रोग की भयावहता इतनी रही है। शहरी प्रशासन ने इसे स्वीकार किया तथा शहर से कचरे की सफाई हेतु कार्य योजना बनाई, है ना, कार्य योजना बनाई। इस योजना के तहत पूरे शहर को 6 जोन में बांटा गया तथा प्रत्येक जोन के लिए अलग अलग आयुक्त नियुक्त किए गए। ठोस कचरा प्रबंधन विभाग तथा इससे जुड़े विभागों ने आम नागरिकों को कुछ कार्ड दिए। इन कार्डों में नागरिक अपने क्षेत्र की समस्या लिखकर विभाग को सौंप देते थे। इस समस्या पर 24 घंटे के अंदर कार्यवाही की जाती थी। कार्यवाही हो जाने के पश्चात ये कार्ड नागरिकों को वापस दे दिए जाते थे। ठीक है। और इसके अलावा प्रशासन द्वारा आम जनता पर कचरे फैलाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया। दोबारा इस तरह की गलती करने पर लोगों को दुगना जुर्माना देना पड़ता था। इन व्यवस्थाओं से मात्र 18 महीने में ही पूरा शहर क्या हो गया, गंदगी मुक्त हो गया। मतलब कि क्या कर सकते हैं, सामूहिक रूप से अगर हम प्रयास करें तो सूरत के जैसे हम भी अपने शहरों को स्वच्छ बना सकते हैं ना। सूरत में क्या हुआ, एक समय प्लेग फैला हुआ था, तो वहाँ के प्लेग का वाहक क्या था, जो चूहा था वो था। गंदगी फैला हुआ था, लोगों ने ही फैलाया है गंदगी, सीधी सी बात। परंतु लोगों ने क्या किया कि इसका जो सीधे सीधे जिम्मेदार वहाँ के नगर पालिका को बना लिया। तो नगर पालिका भी इतना अच्छा था कि उन लोगों ने एक योजना बनाई और योजना पर कार्य किया, उनमें आम लोगों को भी शामिल किया, जिसकी बदौलत आज सूरत जो है भारत के स्वच्छतम शहरों में से एक है। और इंदौर की बात तो आपने सुनी होगी, लगातार 2 बार हो गए इंदौर क्या हो रहा है, भारत में स्वच्छता में प्रथम स्थान पर आ रहा है। ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक शहर में कचरे का प्रबंधन। अब इसी का दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं एक इलाके में कचरे का प्रबंधन, है ना। तो कर्नाटक के डोमलूर नामक एक छोटे से कस्बे की 3 महिलाओं ने कचरा प्रबंधन की एक अलग प्रकार की मुहिम इन्होंने प्रारंभ की, एक नया आइडिया लगाया। ठीक है। इसके अंतर्गत ये अपने इलाकों के घरों में जाकर लोगों से घरेलू स्तर पर ही गीला व सूखा कचरा अलग अलग करने को सुनिश्चित करती हैं, है ना। क्या करती हैं, गीले कचरे को अलग रखती हैं और सूखे कचरे को अलग रखती हैं। गीला कचरा इन इलाके के सफाई कर्मियों को सौंप दिया जाता है, सूखे कचरे को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है। हफ्ते में एक दिन सुनिश्चित कर इलाकों के लोगों की मदद से सूखे कचरे से अलग अलग समूह बनाए जाते हैं। अब देखो 2 समूह बनाया, पहला सूखा कचरा और गीला कचरा। गीला कचरा को दे दिए नगर निगम को, सूखे कचरे को क्या किया इन्होंने, अलग अलग किया, है ना, अलग अलग प्रकार से मतलब उसको व्यवस्थित किया। कचरे के ये समूह संबंधित पुनः चक्रण इकाइयों तक पहुंचाए गए। ठीक है। और जो जिस प्रकार का होता था उसको उसी प्रकार से पुनः चक्रण मतलब फिर से उपयोगी करने के लिए उस स्थान पर पहुंचा दिया जाता था, उनसे जुड़े स्थानों पर। इस मुहिम से जुड़े लोगों के अनुसार पहले उनके इलाके का सारा कचरा एक जगह फेंक दिया जाता था, परंतु इस मुहिम के बाद फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा लगभग आधी रह गई, जिसमें से अधिकांश भाग जैविक रूप से नष्ट होने वाले कचरे का ही है। तो ऐसा आप भी अपने इलाके में कर सकते हैं और करना भी चाहिए, है ना। अभी हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, तो क्या है कि इन्होंने क्या किया, कर्नाटक के डोमलूर नामक एक छोटे से कस्बे की 3 महिलाओं ने कि इन्होंने कचरे एकत्रित किए दो प्रकार से, गीले और सूखे। तो गीले कचरे को क्या कर दिया इन्होंने, नगर पालिका को दे दिया, और सूखे कचरे को क्या किया, अलग अलग, जैसे प्लास्टिक की बोतल है तो उसको अलग करके प्लास्टिक बोतल वाली कंपनियों को दे दिया ताकि वो फिर से उपयोग कर सके। जैसे कागज़ है, कागज़ को एकत्रित करके कॉपी बनाने वाली फैक्ट्री को दे दिया ताकि वो फिर से उपयोग कर सके, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया जिससे वो क्या हो गया, इलाका स्वच्छ हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब देखते हैं व्यक्तिगत स्तर पर कचरे का प्रबंधन। तो कचरे की समस्या केवल गंदगी साफ करके उसे ठिकाने लगाने का ही नहीं है ना, बस इसी से काम खत्म नहीं हो जाता। दरअसल यह दूसरी कई समस्याओं से भी जुड़ी है। उचित कचरा प्रबंधन व्यवस्था में इन सभी समस्याओं का भी समाधान छुपा हुआ होता है। इस बात का प्रमाण तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के श्रीनिवास ने किया। ठीक है, श्रीनिवास ने किया। श्रीनिवास गणित में स्नातक करने के बाद रोजगार तलाश रहे थे। तब इनका ध्यान इलाके के बढ़ते कूड़े करकट, बेरोजगारी और बंजर धरती की ओर गया। इन्होंने पंचायत एवं जिला प्रशासन से मिलकर पुराने बस स्टैंड के पास की कूड़े के ढेर वाली जगह कुछ समय के लिए मांग ली। श्रीनिवास ने कूड़े करकट को 18 से 20 श्रेणियों में बांटा, मतलब 18 से 20 प्रकार बनाया, अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। कचरे को इस प्रकार से समूहीकृत किया जिसमें कागज, गत्ता, लोहा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक आदि को छांटा। छांटे हुए कचरे को कबाड़ी को बेच दिया। बाकी बचे गलने वाले कचरे को फिर से कई भागों में अलग कर दिया। इसके बाद जानवर रखने शुरू किए। ठीक है, तो श्रीनिवास इस कचरे में से खाने लायक सामान छांटकर उन्हें जानवरों को खिलाने लगे। जानवरों को रखने से कचरे के निपटारे की समस्या का समाधान हुआ। साथ ही ज़्यादा मात्रा में गोबर भी मिलने लगा। गोबर का कुछ भाग गोबर संयंत्र लगाकर उपयोग किया गया, जिससे ईंधन की प्राप्ति होने लगी। सड़ा हुआ गोबर खाद के रूप में उपयोग किया जाने लगा। कुछ गोबर व ऐसा भोजन जिसे पशु नहीं खाते थे, उनसे केंचुए वाली खाद बनाना शुरू कर दिया। देखो, मतलब इस व्यक्ति ने किस प्रकार से इतने अच्छे से मैनेज किया कचरे को, है ना। वह कचरा जिसे केंचुए भी नहीं खा पाते थे, उसे खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के कचरे सड़ने से कीड़े, मच्छर या अन्य जीव पैदा होने की संभावना रहती। इस संभावना को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि मेढक व छिपकली आदि की मदद ली। इन सभी प्रक्रियाओं से निकलने वाले गंदे पानी के लिए छोटा सा तालाब बनवाया, जिसमें मछलियों एवं बतखों को पाला। उन पानी को ऑक्सीजनीकृत करके खेतों में उपयोग किया। देखो कितने अच्छे से इन्होंने कचरे का प्रबंधन किया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे देखते हैं। कुछ गोबर से उपले बनाए। इनकी राख का उपयोग साबुन बनाने में हुआ। नींबू व संतरे के छिलकों में उपले की राख मिलाकर हाथ धोने का साबुन बनाया गया। देखो कितने अच्छे से मतलब कचरों का उपयोग किया गया। इसी प्रकार अंडों के छिलकों को पीसकर पाउडर बना लेते। या पाउडर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे पौधों की खाद के रूप में प्रयोग किया गया। इसके साथ ही हड्डियों का चूरा, जिसमें कैल्शियम फास्फेट होता है, भी खाद बनाने में प्रयुक्त हुआ। कचरे से मिले बाल आदि को अलग कर व्यापारियों को बेचा गया। उपयुक्त कार्यों से श्रीनिवास ने जैव निम्नीकृत हो सकने वाले कचरे के अधिकांश हिस्से का पुनः उपयोग कर वेल्लोर जैसे नगर को पूर्ण रूप से कचरा मुक्त कर दिया, एक ही व्यक्ति के प्रयास ने। सोचो अगर हर व्यक्ति ऐसा करे तो हमारा देश कितना स्वच्छ हो जाएगा। यह कार्य केवल एक शहर ही नहीं वरन 4 जिलों के 40 गाँव में चल रहा है। इसके और ज़िले भी फैले जाने की उम्मीद है ना। इस कार्य में और ज़िलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति के द्वारा कितना अच्छा कार्य किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं 4 R से कचरा प्रबंधन। पहला R देखते हैं। पहला R है रिड्यूस, मतलब कचरे को उसके प्रथम स्रोत पर ही कम करें। उदाहरण के लिए अपनी कॉपी के प्रत्येक पन्ने का उपयोग हो यह सुनिश्चित करें। अपनी किताब को संभाल कर रखें और अगले साल अन्य बच्चों को पढ़ने के लिए दें, है ना। दूसरा रिफ्यूज़, उदाहरण के लिए प्लास्टिक थैलियों के उपयोग को अस्वीकार करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है जल्दी से क्या होता है उसका अपघटन नहीं हो पाता है ना। और तीसरा है रीयूज़ मतलब फिर से यूज कर सकते हैं। अगर यूज करने लायक है तो नया लेने का क्या ज़रूरत। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, कांच की बोतलों और अन्य सामग्रियों को अलग अलग कामों में पुनः उपयोग अपन कर सकते हैं। रिसाइकल करना, उदाहरण के लिए रसोई घरों से निकलने वाली हरी सब्जियों तथा फलों के छिलकों को पशुओं को खिलाने में उपयोग करें। हम सभी इन 4 R को अपनाकर कचरे को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिससे कचरे की मात्रा लैंडफिल या भूत भरण में जाए। इस तरह पर्यावरण और भूमिगत जल स्रोतों को दूषित होने से बचाया जा सकता है। 4 R बताया गया है, कौन सा, रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज़ और रिसाइकल। तो इन चारों R का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्वच्छ बना सकते हैं, कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये है। अब देखते हैं हम पाठ के अंत में जो आपके प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर। ओके स्टूडेंट्स।
पाठ हम लोगों ने पूरा पढ़ चुका है। अब हम देखते हैं पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासार्थ प्रश्न एवं उत्तर। तो इसमें प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कचरा पृथक्करण का सबसे अच्छा स्तर कौन सा है। कचरा पृथक्करण का सबसे अच्छा स्तर कौन सा है ना। तो अ है स्रोत पर, ब है सामुदायिक भंडारण स्थल पर, स है लैंडफिल पर, द है पृथक्करण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही उत्तर आएगा स्रोत पर, आ। और दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से किन पदार्थों का अपघटन किया जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से पढ़े हैं हम लोग, धातु से बने पदार्थ का तो नहीं किया जा सकता। हाँ, जैव निम्नीकृत पदार्थ का किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर आएगा। ऑप्शन स है इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, ये भी नहीं आएगा, और द जैव भार ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी ब जो है इसका सही आंसर है। तीसरा, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भूमिका निभाने वाला जीव है। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा, केंचुए के बारे में पढ़ा ना, मेढक, छिपकली और मुर्गे के बारे में कहाँ पढ़ा। तो ऑप्शन अ जो है सही आंसर है। अब कचरा किसे कहते हैं, तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा, जो अनुपयोगी पदार्थ है वो कचरा कहलाता है। तो उत्तर क्या है इसमें देखते हैं, घर में उपयोग की गई वस्तु का शेष भाग जिसे हम फेंक देते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, उसे कचरा कहते हैं। ठीक है। अब अपघटन, प्रश्न 3 क्या बोला है, अपघटन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो अपघटन की प्रक्रिया देखते हैं क्या होता है। कचरा थोड़े समय बाद सड़ गल जाता है। सड़ने गलने की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण संपन्न होती है ना। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव इस कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है ना। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। ठीक है। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करना चाहिए क्यों, है ना। प्रश्न सही विकल्प का पहला प्रश्न में था ना, तो इसका उत्तर देखते हैं। कचरे में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के बाद भी वैसे ही बने रहते हैं तथा कुछ भाग थोड़े समय बाद सड़ने गलने लग जाते हैं, इसलिए कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करना चाहिए। प्रश्न 5 है, कचरे के जमाव होने वाले किन्हीं 3 समस्याओं के बारे में बताइए। तो कचरे के जमाव से होने वाली समस्याएं, पहला क्या होगा इस समस्या, कचरे के जमाव से रोगों के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है ना। प्लेग रोग के बारे में, सूरत के बारे में हमने पढ़ा ही है। दूसरा है, कचरे के जमाव से वातावरण दुर्गंध युक्त हो जाता है, बदबू आने लगता है ना, कचरे के एक जगह एकत्रित होने के कारण। तीसरा जो है, कचरे के जमाव से नालियों का पानी जाम हो जाता है, जिससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है, मतलब अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक है। तो ये है 3 पॉइंट्स। छठवां प्रश्न देखते हैं, पुनः चक्रण को परिभाषित करें, इससे होने वाले लाभों को बताइए। पुनः चक्रण क्या है और इससे क्या लाभ है, इसको बताना है। तो उत्तर देखते हैं, कचरे के रूप में प्राप्त कागज, गत्ता, लोहा, प्लास्टिक का सामान आदि को पुनः उपयोग हेतु कारखानों में भेज दिया जाता है, जिसे पुनः चक्रण कहते हैं। ठीक, इसे पुनः चक्रण कहते हैं अपन। ठीक, इससे हमें लाभ क्या होता है, इससे हमें निम्नलिखित लाभ होता है। पहला क्या होगा, पुराने कागज, समाचार पत्र, गत्ता आदि सामान से कारखानों को कच्चा माल मिल जाता है, जिसे नया कागज, पेपर व गत्ता बनाकर उपयोग हेतु बाजार में भेज दिया जाता है। दूसरा, प्लास्टिक सामान को गलाकर नया प्लास्टिक सामान बनाकर बाजार में भेज दिया जाता है, जिसे हम पुनः उपयोग करते हैं, है ना। तीसरा, लोहे के सामान को गलाकर पुनः नए लोहे के सामान बनाकर बाजार में भेज दिया जाता है, जिसे हम पुनः उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये था 6वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न।
अब देखते हैं 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न है, कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो उत्तर देखिए, कंपोस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला, सड़े गले फल व सब्जियां। दूसरा, पत्तियां। तीसरा, खराब खाद्य सामग्री। चौथा, मिट्टी। पांचवा, जीवाणु जैसे कि केचुआ, है ना, पढ़े ना केचुआ के बारे में। छठवां, पानी। ठीक है। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, श्रीनिवास के बेल्लूर शहर की गंदगी को साफ करने वाले उदाहरण से कचरे का प्रबंधन की दिशा में आपने क्या क्या सीखा व्यक्तिगत रूप से, है ना। तो इसका उत्तर देखते हैं। श्रीनिवास के बेल्लूर शहर की गंदगी को साफ करने वाले उदाहरण से कचरे के प्रबंधन की दिशा में हमने ये बातें सीखी। पहला, कूड़े करकट को विभिन्न श्रेणियों में बांटना चाहिए, है ना। दूसरा, कचरे से खाने लायक सामान छांटकर उन्हें जानवरों को खिलाना चाहिए। तीसरा, गोबर से संयंत्र लगाकर ईंधन प्राप्त करना चाहिए, है ना। चौथा, सड़े हुए गोबर को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पांचवा, कचरे का कुछ भाग जिसे गाय नहीं खाती उसे खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। छठवा, कचरे का कुछ भाग सड़ने के लिए छोड़ सकते हैं जिससे मुर्गे, मेढक व छिपकली पल सकते हैं। सातवां, गंदे पानी को तालाब में इकट्ठा करके जिसमें मछलियां एवं बत्तख पाल सकते हैं। और आठवां, पानी को ऑक्सीजनीकृत करके खेतों में उपयोग कर सकते हैं। नौवां, अंडों के छिलकों को पीसकर पाउडर बनाकर पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और 10वां जो है लास्ट पॉइंट, कचरे में मिले बालों को व्यापारी को बेच सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से हम लोग कचरे को प्रबंधन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया, इनके प्रश्नों का उत्तर भी पढ़ लिया। और हमारा जो है डेली का क्लास होता है सुबह 8 बजे, है ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो हम कल फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। वैसे हम लोगों ने कल लास्ट पढ़ा था अध्याय जो था 14 ध्वनि, है ना। और आज हम लोगों ने सीधे पढ़ लिया 14 के बाद 18वां अध्याय, है ना। 18वां अध्याय जो कि क्या है, कचरा और उसका प्रबंधन, है ना। तो कल हम फिर से नए चैप्टर लेके आएंगे क्योंकि 15, 16, 17 3 ही चैप्टर अब विज्ञान के आपके बचे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक लाइन लेकर के आया हूँ। जरा कामयाब तो होने दो दोस्त, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जरा कामयाब तो होने दो दोस्त मुझे, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। फिर से कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एक नए अध्याय के साथ।